हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अरुण शर्मा, योर फिजिक्स टीचर। एक बार फिर स्वागत करता हूँ आपका आपके चैनल AUS फिजिक्स फॉर यू पर। आपके लिए अब हम AUS फिजिक्स फॉर यू शुरू कर रहा है एक सीरीज़ जिसका नाम है Z। ये Z सीरीज़ बेसिकली है क्या? इट इज़ ओनली फॉर IIT लेवल क्वेश्चंस। मीन्स अगर आप इस सीरीज़ के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं, कॉन्सेप्ट समझते हैं, तो इट मीन्स टू आप स्टडी कर रहे हैं डायरेक्टली सीधे IIT लेवल की। इस सीरीज़ के बाद आपको IIT के सारे क्वेश्चंस में अच्छे से समझ में आना शुरू हो जाएगा, क्या कॉन्सेप्ट लगता है, क्या फंडा है, कंपटीशन है क्या। अगर बात करें कंपटीशन की, कंपटीशन मीन्स प्रेजेंस ऑफ माइंड। आप ये ना सोचें कि आप IIT की तैयारी करते हुए टॉपिक पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टेट, तो बस वो इलेक्ट्रोस्टेट तक ही सबमिट करा जाएगा। वो आपको आने वाला क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टेट से टच करते हुए फ्रिक्शन तक ले जा सकता है, वो आपको टच करते हुए ग्रेविटेशनल फोर्स तक ले जा सकता है, वो क्वेश्चन आपको घुमा फिरा के फिजिक्स में सर्कुलर मोशन तक ले जा सकता है, सेंट्रीपिटल फोर्स तक ले जा सकता है। मींस आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड इतना अच्छा हो कि क्वेश्चन आपको किस ट्रैक पे ले जाना चाहता है, वो ट्रैक, उस पाथ को आप फॉलो करें और उसी के हिसाब से आपकी तैयारी। आपको वो सारे टॉपिक भी 11th के थोड़े से टच में होने चाहिए जो हम ऑलमोस्ट पढ़ चुके हैं। तो इस Z सीरीज़ में हम इन्हीं सब चीज़ों पर डिस्कशन करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको बड़ी मोटी फीस ना देनी पड़े और आप अच्छे से कंपटीशन की बात को समझ पाएँ। कंपटीशन ज़्यादा टफ नहीं है, इज़ अ प्रेजेंस ऑफ माइंड, शार्पनेस ऑफ योर माइंड एंड क्विक डिसीजन। अगर आप इन तीन चीज़ों पे काम करें, आप 100% IIT में सिक्योर कर सकते हैं अपनी पोजीशन। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर और शुरू करिए हमारी नई सीरीज Z सीरीज़। तो स्टूडेंट शुरू करते हैं Z सीरीज़ का फर्स्ट क्वेश्चन। जरा पहला क्वेश्चन है तो केयरफुली क्वेश्चन को समझिए पहले क्या कह रहा है। हमारे सामने एक ड्रॉ है, एक इंक्लाइंड प्लेन है जिसने हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रखा है 30 डिग्री। और क्वेश्चन को केयरफुली समझिएगा, इसने जो आपका इंक्लाइंड प्लेन है उसने हॉरिजॉन्टल से एंगल बना रखा है 30 डिग्री और ये पूरा का पूरा जो आपका पाथ है A to O, ये एक ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड में अवेलेबल है जिसकी वैल्यू है 100 वोल्ट पर मीटर। और कैसा है वो? सीधा सीधा हॉरिजॉन्टली। मतलब एक इलेक्ट्रिक फील्ड में आपके पास एक पाथ है OA जिसने एंगल बना रखा है 30 डिग्री। फिर वो कहता है कि हमारे पास टॉप पोजीशन A पर, कहाँ पर? A पर एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट का मास है 1 kg, ऑब्जेक्ट पे चार्ज है 0.01 कूलम। जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उस सरफेस पे जहां वो मूव कर रहा है उसके लिए कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू है 0.2। क्वेश्चन ये है ऑब्जेक्ट को A से O तक आने में, यानी टॉप से बॉटम तक आने में कितना टाइम लगेगा। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ क्योंकि आप बात कर रहे हैं Z सीरीज़ की, जहाँ पर जब तक क्वेश्चन ही समझ में ना आए सॉल्यूशन तो बहुत दूर की बात है। हमारे पास एक इंक्लाइन प्लेन है, नाम है उसका OA। उस इंक्लाइन प्लेन ने हॉरिजॉन्टल से एंगल बना रखा है 30 डिग्री और वो जिस इलेक्ट्रिक फील्ड में अवेलेबल है, हॉरिजॉन्टली इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी वैल्यू है 100 वोल्ट पर मीटर। और जो ऑब्जेक्ट, मतलब यहाँ जो टॉप पॉइंट पे ऑब्जेक्ट A है उसका मास कितना है 1 kg, उस पर चार्ज भी है 0.01 कूलम। उसे A से O तक आने में कितना टाइम लगेगा यदि ये जो सरफेस है उस सरफेस का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.2 हो। तो अब हमें A से O तक आने का टाइम निकालना है। अब ये टाइम कैसे निकाला जाए, इज़ अ टिपिकल टफ, बहुत मुश्किल काम है। नो इशू, जब तक है डॉक्टर फिजिक्स, चिंता की क्या बात है। हमें फाइंड करना है A से ऑब्जेक्ट को O तक आने में कितना टाइम लगेगा। A से O मतलब टॉप से बॉटम तक आने के लिए, टॉप से बॉटम तक आने के लिए टाइम बहुत टफ टास्क है। टाइम कैसे निकाला जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई फॉर्मूला ही नहीं है टाइम का। टेंशन की क्या बात है, जब तक है डॉक्टर फिजिक्स आपके साथ, टेंशन क्यों लेते हो मेरे यार। यहाँ ध्यान दो, हम करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम लोग यूज़ करेंगे फ्री बॉडी डायग्राम। हम इसमें अप्लाई करेंगे फ्री बॉडी डायग्राम का। मीन्स हम ये देखेंगे इस वक्त ऑब्जेक्ट A पर कौन कौन से फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। तो ज़रा केयरफुली देखिएगा कौन कौन से फोर्सेस एक्ट करते हैं। मैं दोबारा से ड्रॉ बना के आपको दिखाता हूँ ताकि आप क्लियरली समझ पाएँ।
हमें जो सिचुएशन दी थी वो कुछ ऐसी तो दी थी, ये सिचुएशन हमारे सामने है, ये सिचुएशन हमारे सामने है, और ये जो हाइट दे रखी है वो भी कितनी है 1 मीटर सिचुएशन में। ये एंगल कितना हमारे पास 30 डिग्री। पोजीशन ओ, ऑब्जेक्ट कहाँ पर है यहाँ पे, ये कौन सी पोजीशन है हमारे पास ए। डिस्कशन करते हैं 1 बाय 1 इन सारी पोजीशंस के बारे में। जब हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो ऑब्जेक्ट का वेट का वर्क करेगा सीधा डाउनवर्ड, ये हो गया ऑब्जेक्ट का वेट डाउनवर्ड सीधा। इसके बाद अगर हम बात करें नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की, तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कहाँ एक्ट करता है अपवर्ड, ये है इसका नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अपवर्ड एन। ये एंगल 30 तो ये वाला एंगल भी कितना दिख रहा है हमें 30। mg का इस डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट मिलेगा mg cos 30, ये इसका कंपोनेंट हुआ। अगर ये mg cos 30 है तो ठीक 90 पे जो हमें कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो कंपोनेंट मिलेगा वो होगा mg sin 30। ध्यान दीजिएगा मैंने यहाँ पे अब तक क्या क्या बता दिया आपको। ये वेट सीधा mg कहाँ डाउनवर्ड हो रहा है, वेट तो हमेशा कहाँ लगता है डाउनवर्ड, वो जा रहा है आपका डाउनवर्ड। ये एंगल 30 तो ये हो गया mg cos 30, और ठीक सरफेस के परपेंडिकुलर ये हो गया नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का लगता है हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर। अगर ये वैल्यू कॉस में है तो ठीक 90 पे क्या मिलेगा mg sin 30। अब देखते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट, और कौन कौन से एक्ट कर रहे होंगे कॉन्सेप्ट। बहुत केयरफुली इन कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। देखिएगा दूसरा कॉन्सेप्ट हम बात करते हैं, ये जो कॉन्सेप्ट वर्क कर रहे हैं इनके लिए कॉस हो गया mg हो गया ओके। ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ आ रहा है फाइनली डाउनवर्ड। जब ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड आ रहा है फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगेगा इसका अपवर्ड। कितना फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कर रहा है इसमें सपोज F, फ्रिक्शन फोर्स इसमें कौन सा एक्ट कर रहा है सपोज F। अब बात करते हैं एक दूसरे फोर्स की, ये है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी तो इसी डायरेक्शन में लगेगा, कितना QE, F = QE। ये जा रहा है इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स QE। ये एंगल 30 तो ये भी एंगल कितना हुआ इसका 30, बस एंगल को केयरफुली समझिएगा, ये 30 तो ये भी 30। इस फोर्स QE का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना आएगा QE cos 30, कॉस वाला कंपोनेंट। और ठीक 90 पे कौन सा कंपोनेंट मिलेगा इसका नीचे की तरफ, वो होगा हमारे पास QE sin 30। जरा गौर से देखिएगा मैंने अब तक कौन कौन से कंपोनेंट एक्ट करे हैं उन पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। वेट का लग रहा था डाउनवर्ड, इसके साथ साथ अगर देखा तो नॉर्मल रिएक्शन का आता है सरफेस के परपेंडिकुलर, और इसके साथ साथ ये एंगल थीटा, तो mg का ये वाला कंपोनेंट mg cos 30 और ठीक 90 पे mg sin 30। ऑब्जेक्ट जा रहा है हमारे पास नीचे की तरफ, फ्रिक्शन फोर्स लगा ऊपर की तरफ, कितना फ्रिक्शन फोर्स है स्मॉल f। आगे देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लगेगा, कितना QE। इस पोजीशन से इसने एंगल कितना बना रखा है फोर्स ने 30, तो इस फोर्स का इस तरफ कंपोनेंट कौन सा मिलेगा QE cos 30। अगर ये QE cos 30 है तो ठीक 90 पर QE sin 30। इस तरीके से जो मुझे कंपोनेंट मिले हैं मेन पॉइंट A पर, उनको मैं फिर से एक नए ड्रॉ से आपको दिखा देता हूँ ताकि और अच्छे से आप क्लियर कर पाएँ। ये मेरा पॉइंट A है, इसके लिए बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। जो हमें कंपोनेंट मिले हैं इस डायरेक्शन में कंपोनेंट, एक तो मिला है फ्रिक्शन फोर्स, एक मिला है QE cos 30। दूसरा और अगर कंपोनेंट की बात करें, ये जो हमारे पास पोजीशन है इसमें आया हमारे पास QE sin 30 प्लस एक और कंपोनेंट mg cos 30, और अपवर्ड डायरेक्शन में क्या लगता है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स n। ऑब्जेक्ट कहाँ भाग रहा है नीचे, कितने फोर्स से नीचे भाग रहा होगा वो ma, अगर मास m है तो। ये इसके बेसिक कॉन्सेप्ट थे। एक कॉन्सेप्ट ये नीचे लग रहा था इसका इस डायरेक्शन में, कितनी वैल्यू थी इसकी mg sin 30 और एक ma। ये कॉन्सेप्ट फ्री बॉडी डायग्राम के थ्रू में पता चले, अगर आप इनको क्लियरफाई समझ लेते हैं तो आगे की बातें बहुत आसान होंगी। अब शुरू करते हैं इसकी बची हुई कैलकुलेशन। जरा बहुत केयरफुली समझिएगा कैलकुलेशन को। सबसे पहले इन सब चीज़ों से जो बातें क्लियरफाई हुई थी
उनसे ये तो पता चलता है कि नॉर्मल रिएक्शन जो है n, उसकी वैल्यू किसके बराबर आ रही है, QE sin 30 प्लस mg cos 30 के इक्विवेलेंट है। दूसरा फ्रिक्शन फोर्स जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स का नॉर्मली फॉर्मूला होता है हमारे पास म्यू एन, इसको आप ध्यान रख के चलिएगा। फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला हो गया नॉर्मली म्यू एन, तो हम एन की वैल्यू ये वाली यहाँ प्लेस करेंगे, QE sin 30 प्लस mg cos 30, ये हमें किसकी वैल्यू निकाल के दे रहा है, फ्रिक्शन फोर्स की। जरा वैल्यू के काउंट करते हैं कितनी कितनी आती है। म्यू की वैल्यू कितनी है, 0.2, क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी गिवन है। क्यू कितना है 0.01। जहाँ तक बात है इलेक्ट्रिक फील्ड की, उसकी वैल्यू है 1। sin 30 की वैल्यू 1/2 प्लस mg cos 30 की वैल्यू √3/2। ये सारी वैल्यूज़ मैंने यहाँ पर अप्लाई करी। ये है फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू। अब इसको काउंट करते हैं, ये जो वैल्यूज़ आएंगे निकल के 0.2, 0.01 का 100 में मल्टीप्लाई करिए, सिंपली कितना बचा हमारे पास 1 इंटू 1/2। m मास ऑब्जेक्ट का था हमारे पास 1 kg। ग्रेविटी की वैल्यू सपोज हम ले लेते हैं यहाँ पे 9.8 मल्टीप्लाई √3/2। यहाँ से जब हम फ्रिक्शन की वैल्यू सारी कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास फ्रिक्शन फोर्स निकल के आता है राउंडिंग ऑफ में 1.79 न्यूटन अप्रॉक्सीमेटली। ये मैंने निकाला है किसकी वैल्यू को, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यूज़ को। अब इसको यूटिलाइज़ करना है, कैसे यूटिलाइज़ करना है वो समझिएगा इक्वेशन में। यहाँ पे हमें एक चीज़ गौर करनी है ध्यान लगाते हुए, ऑब्जेक्ट कहाँ आ रहा है, डाउनवर्ड। इट मीन्स mg sin थीटा इस वाले कंपोनेंट फोर्स से ज़्यादा होगा, यानी आपके पास जो नेट फोर्स है अगर वो आपको निकालना है, नेट फोर्स कितना ma, जिससे ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है, अगर आप वो नेट फोर्स निकालना चाहते हो तो किसके इक्वल आएगा, वो आएगा mg sin 30, इसमें से माइनस करना पड़ेगा ये किसे, f प्लस QE cos 30 को। ये वैल्यू जब हम काउंट करेंगे तब हमें मिलेगा ma। इसी को आगे हम प्रोसीड करते हैं, कैलकुलेट करना शुरू करते हैं यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यूज़। देखिएगा केयरफुली, तो एक्सेलरेशन शुड बी इक्वल टू, जैसे जैसे इसके अपॉन में जाता जाएगा g sin 30 माइनस इसके अपॉन में जाएगा तो f अपॉन m प्लस QE/m cos 30। आप समझ रहे हो कि मैंने क्या करा, यहाँ से m इनके अपॉन में लेते चले गए। अब इनकी वैल्यूज़ कैलकुलेट करते हैं, एक्सेलरेशन की वैल्यूज़ कैसे। g हमने लिया 9.8, sin 30 की वैल्यू 1/2 माइनस फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू ऑलरेडी हमने फाइंड की थी अभी, लगभग 1.79 डिवाइड बाई किससे करेंगे, मास से। मास कितना है 1 kg। चार्ज की वैल्यू 0.01 डिवाइड बाई मास फिर से 1। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 100, cos 30 कितना होता है √3/2। यहाँ से कैलकुलेट करके हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू मिलेगी, ये हो जाएगा हमारे पास 4.9 माइनस दिस एंड दिस एंड दिस। जब आप इसे काउंट कर लेंगे, काउंटिंग तो कर सकते हो ना, सिंपल मैथ, कैलकुलेशन जब आप कर लेंगे तो आपको यहाँ से एक्सेलरेशन मिलेगा राउंडिंग ऑफ में 2.235, मतलब लगभग 2.2 के आसपास हमने निकाला एक्सेलरेशन। अब इस एक्सेलरेशन का क्या करें, अब तक ये तो समझ में आ गया कि ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है तो एक फ़ोर्स भी लग रहा होगा, उस फोर्स पे की वजह से हमने उसका एक्सेलरेशन तक निकाल दिया, जिस एक्सेलरेशन से वो ऊपर से नीचे आ रहा है। ध्यान देखो, शुरू किया था क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैट से, टच किया फ्रिक्शन, आंसर किससे आएगा अब, डायनेमिक से, काइनेमेटिक से। कैसे, एक्सेलरेशन मिल चुका है, ऑब्जेक्ट ऊपर से कैसा हो रहा है, फ्रीली फॉल। यहाँ उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, 0। वो आगे कहाँ टक्कर मार रहा है, पॉइंट ए पर। क्या निकालना है आपको, ए से ओ तक आने में लगने वाला टाइम। तो सपोज ए से ओ तक का डिस्टेंस कितना है, ये मान लिया मैंने डिस्टेंस है x। अगर ये x मिल जाए तो आसान हो सकता है काम। अब हम इसी के ऊपर काम करते हैं, देखिए शुरू करते हैं। अब इसकी वैल्यू कैसे काउंट करनी है, उससे
हमें ये तो पता चला है कि हमें ए से ओ तक का टाइम निकालना है। इनिशियल वेलोसिटी 0। सेकेंड इक्वेशन यूज़ करते हैं काइनेमेटिक्स की, x इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसमें x ये डिस्टेंस है ओ से ए तक का जो हमें नहीं पता। इनिशियल वेलोसिटी 0, टाइम हमें काउंट ही करना है क्वेश्चन में। एक्सेलरेशन की वैल्यू ऑलमोस्ट 2.2 टी स्क्वायर। तो अगर O से A तक का डिस्टेंस मिल जाए, ये तो 0 हो गया पूरा, 1.1 टी स्क्वायर। टाइम आसानी से निकाला जा सकता है। कैसे? O से A तक के डिस्टेंस को अगर इस इक्वेशन से सॉल्व किया जाए तो हमारे पास क्या आ जाएगा? टाइम। अब क्वेश्चन ये उठता है कि O से A तक का डिस्टेंस कैसे निकालें। अब ज़रूरत पड़ी थोड़ी सी मैथ की। इसको ज़रा गौर से देखिए, ये ट्रायंगल दिख रहा है आपको? इस ट्रायंगल में sin 30 अगर लिया जाए तो sin 30 क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। एग्जैक्टली यही करने जा रहा हूँ मैं। यहाँ से रखते हैं हम वैल्यू। sin 30 कितना होता है हमारे पास? sin 30 होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मतलब AB अपॉन OA। sin 30 की वैल्यू 1/2। AB की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 1 मीटर। क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था। OA कितना है हमारे पास? लेट करते हुए चल रहे हैं x। ये x ही तो चाहिए, तो x किसके इक्वल आ गया? क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही 2 के। तो x की वैल्यू हमें कितनी मिल रही है यहाँ से? 2। अब उस वैल्यू को मैं यहाँ पर प्लेस करता हूँ। तो x की यहाँ पर 2 डिवाइड बाई 1.1 डिवाइड किया 20 अपॉन 11 लगभग हमारे पास टाइम आ रहा है। और इसको अगर काउंट किया जाए तो ये वैल्यूज़ हमारे पास आएगी लगभग 1.4 सेकेंड। तो ऑलमोस्ट 1.4 सेकेंड में ऑब्जेक्ट नीचे आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स शुरू करते हैं Z सीरीज का सेकंड क्वेश्चन। जरा क्वेश्चन पहले समझो क्या क्या रहा है। हमारे पास एक पॉइंट है A, एक पॉइंट है B, दोनों पे चार्ज प्लेस है प्लस Q एंड प्लस Q। इनका सेंटर से डिस्टेंस है दोनों का L और L, मतलब टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 12। दोनों चार्जेस A और B के बीच का। इसके सेंटर पॉइंट O से स्मॉल x डिस्टेंस पर यहां पर एक चार्ज प्लेस है प्लस Q। सेंटर पॉइंट O से स्मॉल x डिस्टेंस पे एक चार्ज प्लेस है प्लस Q। क्वेश्चन इज दैट ये जो चार्ज प्लस Q प्लेस है सेंटर से स्मॉल x डिस्टेंस पर, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? मतलब कॉन्सेप्ट ही अलग। हम चल तो रहे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करने, और उसने हमसे पूछ लिया फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कब होती है? जब कोई चीज लगातार एक ही पॉइंट के अराउंड वाइब्रेट कर रही हो। तो क्या ये वाइब्रेट कर रहा होगा? फर्स्ट क्वेश्चन तो यही आता है, क्या ये वाइब्रेट कर रहा होगा? और अगर ये वाइब्रेट कर रहा है तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? तो जरा देखते हैं वाइब्रेट कर भी रहा है नहीं कर रहा। बहुत अजीबोगरीब क्वेश्चन आने लगे। नो टेंशन, मैं हूं। ये पॉजिटिव चार्ज इसको रिपेल करेगा, 100% रिपेल करेगा। यानी पॉजिटिव क्या कर रहा है? रिपेल। ये हो गया इसका रिपल्शन फोर्स, कितना? F1 पुश। वो भी तो पॉजिटिव है, वो इस पॉजिटिव चार्ज को भी क्या करेगा? रिपेल। कितने फोर्स से? F2। वो उधर से रिपेल कर रहा है, ये इधर से रिपेल कर रहा है। बेचारा इधर जाए तो इधर से फोर्स लग के इधर आ जाए, यानी इसका मोशन क्या होगा? एक बार इधर एक बार इधर, तो लगातार इन दोनों के बीच में मूव करता रहेगा। क्योंकि डिस्टेंस में वेरिएशन होने की वजह से दोनों इस पर इक्वल फोर्स नहीं लगा रहे। अगर दोनों इस पर इक्वल फोर्स लगा रहे होते, मींस ये बिल्कुल सेंटर में होता, तो शायद ये मूव ही नहीं करता। दोनों तरफ से इक्वल रिपल्शन फोर्स स्टैंड बाय रहता। अभी इसकी पोजीशन क्या है? थोड़ा हट के है। ये वाला फोर्स कम लगा पा रहा है क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा है, वो फोर्स ज्यादा लगा पा रहा है। अब वो जब ज्यादा फोर्स से इधर की तरफ खींचता है तो जैसे जैसे डिस्टेंस कम हो रहा है ये फोर्स इफेक्टेड हो जाता है, ये इसको वापस उधर धक्का देता है। जब ये उधर जाता है तो उधर का डिस्टेंस कम होने की वजह से वो वाला फोर्स ज्यादा। और कंक्लूजन इज दैट ये त्रिशंकु की तरह इधर 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 मूव करने लगता है। यानी ये एक तरीके से सिंपल हार्मोनिक मोशन करना शुरू कर देता है। हमें यहाँ पर इसके लिए फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। तो जरा शुरू करते हैं क्वेश्चन। इंटरेस्टिंग और सोचने के विषय पर है कि फ्रीक्वेंसी निकालनी है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन में मिलती थी, जो 11th का टॉपिक था। और हम पढ़ क्या रहे हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक, जो किसका टॉपिक है? 12th का। तो देख लो कहीं से कहीं भी लिंक जा सकता है। यही कंपटीशन है, यही चीज सीखनी है। बस इतना सीख लिया तो कोई कंपटीशन भी क्या है? कुछ नहीं।
प्रेजेंस ऑफ माइंड ही तो है, जरा ध्यान लगाओ क्या करना है। अब तक इतना समझ में आ गया, ए वाले ने इसको रिपेल किया, बी वाले ने भी इसको रिपेल किया, अपोजिट फोर्स लगा, तो आखिर रिजल्टेंट फोर्स कितना लगा, तो पहले फोर्स निकालते हैं। तो देखते हैं कि इन पर लगने वाले फोर्सेस की वैल्यू और डायरेक्शन कहाँ कहाँ आती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाला प्लस क्यू चार्ज जो कहाँ पर है, एट द पॉइंट ऑफ ए, वो इस प्लस क्यू चार्ज पर जो z पर रखा है कितना फोर्स लगा रहा है, F1, और वैल्यूज कितनी आ रही है उसकी, k क्यू स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस कितना हो गया a से o तक l प्लस o से z तक x, यानी l प्लस z का होल स्क्वायर। उसके बाद देखते हैं कि ये जो b पर प्लस क्यू चार्ज है वो इस z पे रखे हुए प्लस क्यू चार्ज पे कितना फोर्स लगाएगा। तो जरा देखते हैं डिस्टेंस कितना है इसका, वैसे तो l माइनस एक्स, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा l माइनस एक्स। तो इस तरीके से F2 की वैल्यू कितनी आएगी, k क्यू स्क्वायर अपॉन l माइनस एक्स का होल स्क्वायर। हमने a और b कितना कितना फोर्स लगा रहे हैं z पे रखे हुए प्लस क्यू चार्ज पर, वो निकाला। अब एक बात समझ में आती है, F1 एंड F2 आर अपोजिट, दोनों अपोजिट हैं, तो हमें ज़्यादा में से कम वाले को माइनस करना चाहिए। ज़्यादा कौन सा होगा, जिसका डिस्टेंस शॉर्ट है, यानी कि F2 ज़्यादा है क्योंकि उसका डिस्टेंस शॉर्ट है, और F1 कम। तो नेट फोर्स कैसे निकालेंगे, उसके लिए हम करेंगे F2 माइनस F1, माइनस करते हैं, कैलकुलेशन k क्यू स्क्वायर दोनों में से कॉमन, यह हो गई वैल्यू l माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स l प्लस एक्स का होल स्क्वायर। F इज इक्वल टू k क्यू स्क्वायर, इन दोनों का एलसीएम लीजिए, ये हो गया हमारे पास l स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। सिंपली सॉल्यूशन करते हैं, l प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस l माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो नेट फोर्स शुड बी इक्वल टू k क्यू स्क्वायर अपॉन में क्या चल रहा है, l स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको ओपन करिए a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से, और ये माइनस a माइनस बी का फॉर्मूला लगाना और माइनस भी लगाते हैं ना, तो l स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, l स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2lx, ये मैंने फॉर्मूला लगाया, l स्क्वायर से l स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल। जो हमारे पास फोर्स की वैल्यूज़ आ रही हैं, अब वो कितनी वैल्यू आएंगी हमारे पास, वो आएगी वैल्यू हमारे पास k क्यू स्क्वायर 4lx अपॉन l स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हमने निकाला है नेट अमाउंट ऑफ फोर्स। ये वो फोर्स है जो इस पार्टिकल पर अप्लाई हो रहा है, किस डायरेक्शन में, F2 की डायरेक्शन में, यानी कि इधर राइट टू लेफ्ट। लेकिन हमें तो क्या निकालनी है, फ्रीक्वेंसी। तो ज़रा गौर करिए, इस फोर्स को हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं और वैल्यूज़ में। उसके लिए फोर्स का फॉर्मूला होता क्या है, हमने पढ़ा था रीस्टोरिंग फोर्स का। रीस्टोरिंग फोर्स का फॉर्मूला होता था हमारे पास F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। अगर ये x डिस्प्लेस हो रहा है तो बाय द हेल्प ऑफ हुक्स लॉ, ये हमने हुक्स लॉ से सीखा था। ये F इक्वल टू माइनस के एक्स और ये भी F की वैल्यू है, दोनों को इक्वल करते हैं। तो ये इक्वल टू में k क्यू स्क्वायर 4lx अपॉन l स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। बट यहाँ गौर करिएगा, ये है हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट, इसको बड़ा लिख देते हैं, और ये तो हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है k वाली। अब कैलकुलेशन में ज़रा गौर करिएगा, एक चीज़ तो कन्फर्म है, x जो है वो बहुत स्मॉल है, किससे, l से, तो एक्स स्क्वायर मच स्मॉलर एज़ कम्पेयर टू l स्क्वायर। तो हम इस x स्क्वायर को l स्क्वायर के रिस्पेक्ट में रिमूव कर सकते हैं। और अगर हम ऐसा कर देंगे तो उस कंडीशन में गौर करिएगा, इनको इक्वल रखते ही स्प्रिंग कांस्टेंट k की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, वो हमारे पास वैल्यू आएगी क्यू स्क्वायर k क्यू स्क्वायर 4lx अपॉन एक्स स्क्वायर गायब हो चुका है, l की पावर 4, और ये x भी कहाँ आ गया इसके अपॉन में। ये k की वैल्यू, k क्या है हमारे पास, स्प्रिंग कांस्टेंट, याद रखिएगा, इज अ स्प्रिंग कांस्टेंट। और ये क्या k 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो हम यूज़ करते हैं वो। तो इस तरीके से स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू कितनी बची, काट पीट के
के क्यू स्क्वायर 4, एक एल से एक एल कैंसिल, नीचे हो गया एल 3 एक्स से एक्स कैंसिल। ये मैंने किसकी वैल्यू निकाल ली? स्प्रिंग कांस्टेंट की। बट क्या फ़ायदा, अब तक करा गया? एक बार रिकॉल करते हैं वरना फिर बोर्ड गायब करना पड़ेगा, जगह कम है। पहले मैंने निकाला दोनों चार्जेस से फोर्स, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट थी, ज़्यादा वाले में से कम वाले को माइनस किया। ज़्यादा कौन सा था? जिसका डिस्टेंस हमारे पास कम था। जब ज़्यादा वाले में से कम वाले को माइनस किया तो हमें मिला नेट फोर्स। और इसमें के क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कैलकुलेट किया हमने, एक फोर्स आ चुका है नेट। अब रीस्टोरिंग फोर्स के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ये बार बार अपनी पोजीशन को रीस्टोर कर रहा है, यानी बाय द हेल्प ऑफ हुक्स लॉ। हमने पढ़ा है हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? F = kx। इस kx में k क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट। इस F को और इस F को हमने इक्वल करा। और एक बात, जो स्मॉल x है ना वो छोटा डिस्प्लेसमेंट है, बहुत दूर तक नहीं चला जाएगा, बट l की तो कोई लिमिट ही नहीं है। तो इसलिए हम ये कह के चलते हैं x इज़ वेरी स्मॉल एज़ कम्पेयर टू l, तो x स्क्वायर को हम l स्क्वायर के रिस्पेक्ट में रिमूव कर देते हैं। और ऐसा करने पे हमें k की वैल्यू मिली दिस वन। ये k कौन सा आया है? स्प्रिंग कांस्टेंट। इसको यूज़ करके अब हम निकालने की कोशिश करते हैं किसकी वैल्यू? फ्रीक्वेंसी की। देखिए वेट अ मिनट, अब मैं निकालता हूँ इसकी वैल्यूज़। हमें पता है स्प्रिंग के लिए टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई अंडर में m/k, m मास और k स्प्रिंग कांस्टेंट। ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला है, तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला कितना होगा? 1/टाइम पीरियड, मतलब 1/2 पाई रूट में k/m, इन्वर्स कर लिया। तो देखते हैं फ्रीक्वेंसी कितनी आती है। 1/2 पाई रूट लगाया, k स्प्रिंग कांस्टेंट है और ये रही उसकी वैल्यू स्मॉल k क्यू स्क्वायर 4 में L3m। ये मिला हमें किसका फॉर्मूला? फ्रीक्वेंसी का। किसकी फ्रीक्वेंसी है? उस पार्टिकल की जो लगातार वाइब्रेट कर रहा है। यहाँ पे किसी भी हालत में कन्फ्यूजन मत डालना, दो के आए हैं बार बार। ये के किसका है? स्प्रिंग कांस्टेंट का। ये के कौन सा होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की कांस्टेंट वैल्यू वाला। और जब इनसे काउंट किया तो ये के कौन सा मिला? स्प्रिंग कांस्टेंट। और ये के कौन सा चलता हुआ आ रहा है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वाला। और इस तरीके से फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूले में के वही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वाला क्यू स्क्वायर इंटू 4/L3 m। यहाँ तक हमने दो क्वेश्चन में देख लिया कि शुरुआत तो हम करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक के कॉन्सेप्ट से, बट ये जाके टक्कर कहाँ मारता है? कभी फ्रीक्वेंसी पे, कभी सिंपल हार्मोनिक मोशन पे, कभी कहीं। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चन कंटिन्यूसली इसी फ्लो में हम और शुरू करते हैं जेड सीरीज़ के अंदर। जेड सीरीज़ का मतलब है कि दिमाग बिल्कुल क्लियर हो, बातें सारी समझ में आए। आपको इस वीडियो को कम से कम 2 बार एटलीस्ट देखना पड़ेगा, तब जाके आपको बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। और यहाँ तक आपको पहुँचना ज़रूरी है अगर आपने फिजिक्स ली है तो, अदरवाइज बस टाइम पास। शुरू करते हैं अपना जेड सीरीज़ का नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बार इस क्वेश्चन की भी समरी समझिए, क्या है ये क्वेश्चन। एक बॉल जिसका मास हमें गिवन है 10⁻⁻² kg, बॉल पर ऑलरेडी चार्ज है 3 × 10⁻⁻6 कूलम। एक बॉल है जिसका मास 10⁻⁻² kg और उस पर चार्ज है 3 × 10⁻⁻6 कूलम। उस बॉल को एक थ्रेड से बांधा एक साइड में, और जो दूसरा साइड है उसको सेंटर पर रख के घुमाया जा रहा है। मतलब एक तरह से बॉल को एक सर्कुलर वर्टिकल प्लेन में घुमा रहे हैं। तो आप ये देख पा रहे हैं, ये है सेंटर, ये जो सेंटर है इसका नाम है O, और इस पर भी सेम अमाउंट का निगेटिव चार्ज प्लेस है। मतलब जितना चार्ज इस बॉल पर है उतना ही चार्ज यहाँ सेंटर पे भी रखा है। ये बॉल इस सेंटर के अराउंड लगातार रिवॉल्व कर रही है। बॉल को जिस थ्रेड से बांधा हुआ है उसका सेंटर से डिस्टेंस है 1 मीटर। मतलब सीधे सीधे कह सकते हैं कि जिस सर्कुलर पाथ पे बॉल घूम रही है उस सर्कुलर पाथ की रेडियस कितनी आ रही है हमारे पास? 1 मीटर। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा हुआ जो अपनी पूरी कहानी के बाद कि एक बॉल लगातार सर्कुलर पाथ पे घूम रही है। जिस सर्कुलर पाथ पे बॉल घूम रही है उसका रेडियस हो गया 1 मीटर, उसके सेंटर पे चार्ज है -q, घूमती हुई बॉल पे ऑलरेडी चार्ज है +q, बॉल का मास है 10⁻⁻² kg। आपको ये बताना है
कि अगर बॉल ने इनिशियली बॉटम से चलना शुरू किया, कहाँ से, बॉटम से, ए पॉइंट से, तो वहाँ उसकी वेलोसिटी कितनी थी या कितनी होनी चाहिए जिससे वो एक पूरा चक्कर लगा पाए। तो सपोज वो पॉइंट ए से चलना शुरू करती है v1 वेलोसिटी से और टॉप पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी है कितनी, सपोज v2। हमें v2 नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, v1 इनिशियल वेलोसिटी। माइंड में क्वेश्चन क्लियर हुआ। बॉल घूम रही है, बॉटम से बॉल को ऊपर तक घुमा के फिर बॉटम पे लाना है, कितनी स्पीड होनी चाहिए बॉल की कि वो पूरा एक राउंड लगा पाए। बॉल का चार्ज गिवन है, बॉल का मास गिवन है, जितना चार्ज बॉल पे है उतना ही उस सर्कुलर पाथ के सेंटर पे भी है, और रेडियस कितनी है सर्कुलर पाथ की, 1 मीटर। देखते हैं क्वेश्चन। टेंशन तो नहीं ले रहे हो ना, मैं हूँ ना, जब तक है डॉक्टर फिजिक्स टेंशन के लिए होते हो मेरे यार, विदाउट टेंशन। अब यहाँ ध्यान दो क्या करना है हमें, फटाफट से कैलकुलेशन शुरू करते हैं। भाई पहली बात, बॉल घूमे, खूब घूमने दो। कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग जितनी एनर्जी ए पर होगी उतनी एनर्जी कहाँ पे होगी, टॉप पॉइंट पे। कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी, इस पॉइंट को नेम दे दिया हमने बी। जरा गौर करना, देखो क्वेश्चन कहाँ कहाँ घूमते हैं। ये आज के वर्तमान युग से डायनासोर तक ले आ सकते हैं, ये है फिजिक्स के न्यूमेरिकल, ध्यान दीजिएगा। तो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी, टोटल एनर्जी एट द पॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट द पॉइंट ऑफ बी। हम इनकी एनर्जीज निकालते हैं। ए पर कौन कौन सी एनर्जी होंगी, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। काइनेटिक हाफ एम वी ए स्क्वायर, पोटेंशियल एम जी एच ए। बी पे चलते हैं, बी पे काइनेटिक का फॉर्मूला हाफ एम वी बी स्क्वायर और पोटेंशियल का एम जी एच बी, ये सिंपल फॉर्मूला। अब मैं इनमें वैल्यूज प्लेस करता हूँ। ए पर वेलोसिटी कितनी है इसकी, v1, यही फाइंड करनी है, ध्यान रखना। ए की हाइट कितनी होगी बेटा, वो हाइट हमेशा बॉटम से काउंट की जाती है और ए खुद कहाँ पे है, बॉटम पे, तो वहाँ पे इसकी हाइट कितनी होगी, 0, क्योंकि वो तो खुद ही बॉटम पे है। उसके बाद बी पर वेलोसिटी कितनी है इसकी, v2, पता नहीं वैल्यूज कितनी है इसकी। बी की हाइट कितनी होगी, r अगर इसका रेडियस है तो r प्लस r यानी कि 2r। देख रहे हो क्वेश्चन क्या करना है और कर क्या रहे हैं। चार्ज रखा हुआ है, इलेक्ट्रोस्टैट की बात कर रहे हैं और हम सर्कुलर मोशन में घूम रहे हैं, यही तो कंपटीशन है। ध्यान दीजिएगा, कैलकुलेशन करते हैं आगे की। हाफ एम v1 स्क्वायर इक्वल टू हाफ एम v2 स्क्वायर प्लस एम जी 2r। इसमें से m पूरे में से कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे वैल्यू क्या बचेगी हमारे पास, हाफ भी अगर उड़ा दे तो v1 स्क्वायर, हाफ पे चेंज कर रहा हूँ मैं, v1 स्क्वायर इज इक्वल टू v2 स्क्वायर प्लस, यहाँ पे मैंने करा क्या देख रहे हैं आप, 2 से मल्टीप्लीकेशन 4gr। मैंने इस पूरी इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई किया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, m तो कॉमन हो चुका है, यहाँ 2 2 4 हो गया। v1 जो हमें निकालना है वो इसके बराबर आ रहा है। चलो अब हम इसकी वैल्यूज़ को कैसे निकालें, इसे मैं इक्वेशन 1 डाल के फ़िलहाल ड्रॉप कर रहा हूँ। मैंने भाई अभी तक कोई ज़्यादा बड़ा काम नहीं करा, मैंने सिर्फ यहाँ पर कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी लगाया, जितनी एनर्जी ए पे थी उतनी एनर्जी बी पे थी, दोनों की एनर्जीज़ को इक्वल रखा। जब ए की बात करेंगे तो वहाँ हाइट 0 आएगी, वेलोसिटी v1 लेके चल रहे हैं। बी की बात करेंगे हाइट हो जाएगी 2r और वेलोसिटी हम वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं v2। इस तरीके से एक v1 का कॉमन फॉर्मूला बना। अगर v2 मिल जाए सारी समस्या ख़त्म। अब v2 कैसे मिलेगा, अब ध्यान देना, यहाँ ये जो बॉल है प्लस q वाली निगेटिव चार्ज, इसे क्या कर रहा होगा अपनी ओर अट्रैक्ट, तो इस पर नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा। दूसरी बात, ये इस पूरी बॉल का वेट क्या लग रहा होगा, वो भी नीचे की तरफ। कितना होता है वेट हमारे पास, mg, यानी नीचे की तरफ 2 फोर्स लग गए। कौन कौन से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और वेट। और जो फोर्स भी सेंटर की ओर लगता है किसके इक्वल होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स के। बस इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करना है। एक तो हो गया हमारे पास कौन सा फोर्स इसका, इलेक्ट्रोस्टैट। दूसरा हो गया इसका वेट, किसके बराबर आएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स के। उसका फॉर्मूला क्या होता है, mv²/r, और टॉप पे वेलोसिटी कितनी लेके चल रहे हैं हम, v2। चलो देखिए इस कैलकुलेशन को कैसे यूज़ करते हैं।
यहाँ से मैं कोशिश करता हूँ कि V2 मिल जाए, ताकि इस V2 की वैल्यू को यहाँ प्लेस कर पाएँ इस जगह पर। कैसे निकालेंगे V2 की वैल्यू वो समझिए। पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला K, दोनों पे चार्ज का अमाउंट सेम है, Q स्क्वायर, बीच का डिस्टेंस है रेडियस के बराबर R स्क्वायर प्लस mg इक्वल टू mv2 स्क्वायर अपॉन R। यहाँ से मैंने कोशिश करी V2 स्क्वायर निकालने की। कैसे करी? ये सारी इक्वेशन दिख रही है आपको, इस पूरी इक्वेशन से अगर मैं V2 स्क्वायर निकालने की कोशिश करूँ तो R बाई एम से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी पूरे में। नहीं समझ में आ रहा? ऐसे समझो, इधर भी R बाई एम से मल्टीप्लाई करना है पूरे में, तो क्या हो जाएगा, m से m कट गया, R से R कट गया, V2 स्क्वायर बचा। जब इसमें करोगे R बाई एम से मल्टीप्लाई तो देखो क्या बचेगा, K Q स्क्वायर, एक R से एक R कट गया, R M प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, एक M से एक M कट गया, जी R। किसकी वैल्यू आ गई है आपके सामने, V2 स्क्वायर की। और इस V2 स्क्वायर की वैल्यूज़ को हम यूटिलाइज करेंगे अपनी ऊपर वाली इक्वेशंस में। एक बार छोटा सा क्विक रिकैप कर लें, आखिर हमने अब तक इस क्वेश्चन में करा क्या। माइनस क्यू चार्ज इस प्लस क्यू चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा था, अट्रैक्शन फोर्स यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नीचे, वेट लगता ही नीचे है, दोनों का सम किसके बराबर हो गया, सेंटर की ओर लगने वाले सेंट्रीपिटल फोर्स के। उससे हमने वैल्यू कैलकुलेट करी किसकी, V2 की। दूसरा हमें एक बात पता थी कि कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग जितनी एनर्जी बी पर होगी उतनी एनर्जी ए पर, दोनों की एनर्जी इक्वल करके हमने किसकी वैल्यू निकाली, V1 की। और अब हम करने क्या जा रहे हैं, हम करने जा रहे हैं इसका सॉल्यूशन। देखिए कैसे, हमें V1 निकालना था, V1 स्क्वायर इक्वल टू V2 की वैल्यू ये सारी कैप्चर करके यहाँ इसको रिप्लेस कर रहा हूँ मैं। देखिए K Q स्क्वायर अपॉन R M प्लस जी आर, ये किसकी वैल्यू आई है, सिर्फ V2 की, ये मैंने यहाँ रख दी V2 स्क्वायर की वैल्यू, प्लस 4GR। समझ रहे हैं क्या करा है, V1 स्क्वायर एज इट इज, और इस V2 स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ रख दी, प्लस 4GR। देखते हैं V1 स्क्वायर इक्वल टू रेस्ट ऑफ कितना बचता है वैल्यूज़। K की वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10 की पावर 9, चार्ज कितना था, 3 × 10 की पावर -6, 3 × 10 की पावर -6, रेडियस कितना था 1, मास की बात करें तो 10 की पावर -2, प्लस G ग्रेविटी 10 ले ली हमने, रेडियस 1, प्लस 4 ग्रेविटी 10, रेडियस 1। ये हमारे पास एक सिंपल सी कैलकुलेशन आ चुकी है, और इसको सॉल्व करके अब हम निकालने की कोशिश करते हैं किसकी वैल्यू, V1 स्क्वायर की। तो V1 स्क्वायर, अभी V1 स्क्वायर की बात चल रही है, V1 स्क्वायर इज इक्वल टू, कैलकुलेट करते हैं, 3 3 = 9, 9 9 = 81, पावर -12, 9 रिमूव किया -3, 10 की पावर -2 पर आगे +2 हो जाएगा, प्लस हमारे पास 10, साथ में 40, तो V1 बराबर कितना हो जाएगा, अब देखते हैं। ये हो गया हमारे पास 8.1 प्लस 10 प्लस 40। इस काउंट करते हैं, इससे V1 की वैल्यूज़ कितनी होती हैं, लगभग 8.1 और 10, ये हो गया हमारे पास 18.1 प्लस 40, यानी राउंडिंग ऑफ में 40 प्लस 8 58.1, ये ऑलमोस्ट 749, लगभग 7.5, लगभग 7.6 मीटर पर सेकंड के अराउंड इसका आंसर। तो अब तक हमने जो कैलकुलेशन करी उसमें दो कॉन्सेप्ट लगाए, एक लगाया हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, दूसरा हमने लगाया सेंट्रीपिटल फोर्स का, और तीसरा कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी। और हमें मिली फाइनली पॉइंट कहाँ पर, ए पर, बॉटम पर बॉल की स्पीड 7.6। अगर बॉल इस स्पीड से रन अप शुरू करती है तो डेफिनेटली पूरा चक्कर लगा लेगी। शुरू करते हैं जेड सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, बहुत अच्छे से देखिएगा। ये क्वेश्चन मुझसे एक स्टूडेंट ने पूछा था और बहुत अच्छा सा क्वेश्चन लगा मुझे। क्वेश्चन क्या है वो समझिए। देयर आर 2 balls, वन ऑफ नेम इज लाइक ए और सेकंड नेम इज बी। 2 balls हैं A एंड B, बोथ हैव द इक्वल अमाउंट ऑफ चार्जेस एंड इक्वल मास, मतलब आइडेंटिकल, दोनों पे चार्ज भी सेम है, दोनों का मास भी सेम है। दोनों को हमने एक फिक्स पॉइंट से हैंग कर रखा है। द सेपरेशन बिटवीन दैम इज कॉन्स्टेंट, उनके बीच का डिस्टेंस कॉन्स्टेंट है, वो वेरी नहीं कर रहा। अब क्या हो रहा है, हमें गिवन है कि ये पूरा सिस्टम
मतलब ये जो सिस्टम है जिसमें दो बॉल्स एक फिक्स पॉइंट से बंधी हुई हैं, वो पूरा सिस्टम ले जाके हम एक लिक्विड में डिप कर देते हैं। और हमें गिवन क्या है, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, जिस लिक्विड में हमने इस सिस्टम को डिप किया उसकी डेंसिटी है 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और ये जो बॉल जिस मटेरियल की बनी हुई है उसकी डेंसिटी है 1.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। दोनों बॉल्स जिस पॉइंट से हैंग हुई हैं वहाँ उन दोनों की थ्रेड के बीच का एंगल है 30, मतलब हाफ ऑफ 15 और 15। दोनों थ्रेड की लेंथ सेम है। तो ये था समराइज थ्योरी। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, दो बॉल्स आइडेंटिकल हैं, सेम मास सेम चार्ज, एक फिक्स पॉइंट से हैंग हो रही हैं और दोनों की जो हैंगिंग लेंथ है, मतलब थ्रेड जिससे वो बंधी हुई हैं, वो सेम है। और उनके बीच में एंगल कितना बन रहा है सिचुएशन में, 30 डिग्री, मतलब 15 इधर 15 इधर। हमें इस क्वेश्चन में निकालना है जिस लिक्विड में हमने इस पूरे सिस्टम को डिप किया है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी K कितना होगा। तो जरा देखते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम वाले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। हम इन दोनों बॉल्स पे लगने वाले डिफरेंट टाइप के फोर्सेस के बारे में और कंपोनेंट के बारे में स्टडी करते हैं। पहले A को देखते हैं, वेट का वर्क करेगा, सिंपल नीचे, बहुत सही। टेंशन का वर्क करता है ये थ्रेड के साथ साथ हैंगिंग पॉइंट की तरफ, कितना टेंशन है, सपोज T। इसके कंपोनेंट कर लेते हैं, वो एंगल 15 तो ये एंगल भी कितना होगा 15। ये वाला कंपोनेंट कितना आएगा टेंशन का अपवर्ड में, इस T cos 15 टेंशन का कंपोनेंट। अगर ये 15 डिग्री का एंगल बना रहा है तो टेंशन का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट T cos 15। और ये कौन सा कंपोनेंट मिलेगा फिर हमें, T sin 15। मैंने टेंशन के दो कंपोनेंट कर लिए, एक x में और एक y में। अब दोनों बॉल्स पे सेम चार्ज है, यानी वो बॉल B A को क्या कर रही होगी, रिपेल। ये हो गया रिपल्शन फोर्स। सेम क्राइटेरिया यहाँ भी अप्लाई होगा, अगर अप्लाई करोगे सब कुछ वैसे ही चलेगा, सेम कॉन्सेप्ट। अब जरा यहाँ ध्यान से देखो, ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, हिल डुल तो नहीं रहा ना। अभी सिस्टम मीडियम से बाहर है यानी एयर में और बैलेंस्ड है। तो जरा 1 by 1 F रिपल्शन फोर्स किसके बराबर आ रहा है, T sin 15 के। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में हम कहेंगे T sin 15 डिग्री इज इक्वल टू रिपल्सिव फोर्स जो अप्लाई हो रहा है दोनों चार्जेस के बीच में। क्लियर। दूसरा T cos 15 किसे बैलेंस कर रहा है, वेट को। T cos 15 डिग्री इज इक्वल टू वेट mg। और अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं तो सीधे सीधे sin 15 अपॉन cos 15, ये हो जाएगा हमारे पास sin 15 डिग्री अपॉन cos 15 डिग्री इक्वल टू रिपल्सिव फोर्स डिवाइड बाई mg, मतलब sin अपॉन cos 10 15 डिग्री इज इक्वल टू f अपॉन mg। f कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि एयर में है इसलिए K नहीं आएगा। चार्ज दोनों पे सेम है, अपॉन r² डिवाइड बाई mg। ये मैंने उनके लिए एयर में जब वो थे तो एक वैल्यू निकाली 10 15 डिग्री की। अब हमने इस पूरे सिस्टम को एक लिक्विड में डिप किया, उस लिक्विड में डिप करते ही हमें उसी लिक्विड के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालना है। एक बात बहुत केयरफुल समझ जाओ, लिक्विड में डिप करते ही लिक्विड अपनी डेंसिटी के हिसाब से उस पर क्या लगाएगा, अपवर्ड थ्रस्ट। वेट का लग रहा होगा नीचे, जो वेट एयर में लग रहा था अब लिक्विड में आते ही वो वेट अपवर्ड थ्रस्ट की वजह से कुछ चेंज हो जाएगा। तो पहले वो न्यू वेट जो इफेक्टिव वेट है वो कितना होगा वो देखते हैं। तो सबसे पहले इफेक्टिव वेट की बात करते हैं। मान लो इफेक्टिव वेट कितना हो गया लिक्विड में उसका mg'। ये कैसे निकालेंगे, जो उसका एयर में वेट था उसमें से माइनस करिए, कितना माइनस करेंगे, डेंसिटी की वजह से उसके वेट में आने वाला इफेक्ट। यहाँ पे डेंसिटी की वजह से आने वाला इफेक्ट कैसे निकालते हैं, अपवर्ड थ्रस्ट कौन लगा रहा है, लिक्विड। तो लिक्विड की डेंसिटी कितनी है 0.8, इसको डिवाइड किससे करोगे, डेंसिटी ऑफ मटेरियल जो बेचारा नीचे लग रहा था 1.6। आई एम सेइंग दैट कि लिक्विड में आते ही अब उसका वेट पहले के कंपैरिजन में कुछ कम हो जाएगा। कितना, उसके एयर वाले वेट में से माइनस करेंगे इफेक्टिव वेट निकालने के लिए डेंसिटी का इफेक्ट। कैसे निकालते हैं, वेट मल्टीप्लाई ऊपर कौन लगा रहा है, लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ मटेरियल। तो ये वैल्यू हमें मिली mg' की
mg माइनस mg/2। जरा सॉल्व कर लेते हैं। ये वैल्यू आ गई हमारे पास mg/2, यानी अब उसका वेट लिक्विड के अंदर एयर के कंपैरिजन में सिर्फ हाफ रह चुका है। अब इसकी वजह से देखते हैं टेंशन पे भी इफेक्ट पड़ेगा। तो सपोज पहले टेंशन T था, अब ले लेते हैं T', कंपोनेंट तो वही रहेंगे 1/1। रिपल्सिव फोर्स किसके बराबर होगा इस बार? T1 sin 15 के। तो इन किसमें? मीडियम में, यानी जिस लिक्विड में हमने उसको डिप कर दिया उसके लिए हमारे पास पहली कंडीशन क्या आएगी? हमारे पास फर्स्ट कंडीशन निकल के आएगी, रिपल्सिव फोर्स इज इक्वल टू साइन 15 और टेंशन हो जाएगी T1। दूसरा, जो उसका वेट है, अब वेट कितना हो चुका है? इफेक्टिव वेट mg2 किसके बराबर हो जाएगा? T1 cos 15 डिग्री के। ये मीडियम में आने के बाद उसका टेंशन चेंज हो चुका है क्योंकि वेट पे इफेक्ट पड़ा। कैलकुलेट करते हैं आगे इनकी वैल्यूज़ को। मैं इसे डिवाइड कर रहा हूँ, T1 sin 15 डिग्री डिवाइड बाई T1 cos 15 डिग्री इज इक्वल टू F अपॉन mg/2। T1 से T1 कैंसिल, साइन अपॉन कॉस 15 डिग्री। F की वैल्यू मीडियम में आ चुके हैं आप, 1/4πε0 के आ जाएगा क्योंकि मीडियम यूज़ कर रहे हैं हम। Q² अपॉन R² डिवाइड बाई mg/2। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 4। मैंने यहाँ पे क्या करा, जरा एक बार गौर से सुनिएगा। जब उसको मीडियम में डिप कर देते हैं तो मीडियम में डिप करने के बाद उसका टेंशन अलग हो गया क्योंकि वेट भी फ़र्क आ चुका है उसमें। हमने मीडियम के अंदर देखा F रिपल्सिव फोर्स इस बार किसके बराबर होगा? टेंशन T1 मान लिया, T1 sin 15। इफेक्टिव वेट कितना आ चुका है अब? mg2 किसके बराबर होगा? T1 cos 15। दोनों को डिवाइड किया F अपॉन mg/2 और जब इसकी वैल्यू को रखना शुरू किया तो हमें इसकी वैल्यू कितनी मिली? tan 15 डिग्री इज इक्वल टू, ये हो गया 1/4πε0 के Q² अपॉन R² mg/2। दो इक्वेशन आ चुकी हैं। ज़रा फर्स्ट को देखिए गौर से और सेकंड को थर्ड को देखिए गौर से और फोर्थ को देखिए गौर से। दोनों में एक बात क्लियर है, 10 15। तो ये साइड आपस में क्या हो जाएंगी? दोनों की इक्वल। बस अब हमें यही करना है नेक्स्ट अटैम्प्ट में। अब हम क्या करते हैं, इसको नेक्स्ट अटैम्प्ट लेके चलते हैं। ज़रा देखिए, मैंने यहाँ पे यूज़ किया बाय इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। दोनों 10 15 लेफ्ट हैंड साइड बराबर, दोनों को राइट हैंड साइड बराबर किया। यहाँ से वैल्यू उठाई 1/4πε0 Q² अपॉन R² डिवाइड बाई mg/2। यहाँ से वैल्यू उठाई 1/4πε0 Q² बाई R² डिवाइड बाई mg। ऊपर के दोनों कॉलम कैंसिल, mg से mg कॉलम कैंसिल। लेकिन एक बात, इसमें साथ में क्या चलेगा हमारे पास? k, क्योंकि यहाँ पर डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट था। जब इसको कैंसिलेशन करेंगे तो देखिए क्या निकल के आ रहा है क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही, k इज इक्वल टू 2। जैसे आप इन्हें काउंट करेंगे वैल्यू कितनी आ गई? 2। यानी उस मीडियम का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है निकल के? 2। ये था हमारा एक बेहतरीन क्वेश्चन। इसी सीरीज़ को हम आगे और भी कंटिन्यू करेंगे अच्छे क्वेश्चन के साथ। अगर आपके भी कोई क्वेश्चंस हैं और जो आपको लगता है कि हमें वो डिस्कस करने चाहिए तो आप हमें लिख के भेज सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, कमेंट में डाल सकते हैं। हम उसको एज अ डाउट सेशन भी यूज़ करेंगे। हमारा नेक्स्ट टर्म क्या होगा? डाउट सेशन। अब देखो ना भाई, एज अ टीचर एक टॉपिक पे एक्स सीरीज़ सीबीएसई की डेरिवेशन, वाई सीरीज़ उसके बेहतरीन न्यूमेरिकल, जेड सीरीज़ कंपटीशन। अब तो बचा सिर्फ आपका करने का बारी। आप अपनी तरफ से अच्छा एफर्ट डालें, जितने अच्छे क्वेश्चंस कर पाएँ, जितनी प्रैक्टिस कर पाएँ उतना बढ़िया रहेगा। ओके।